हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिरामिड आईएएस। आज हमारा क्लास नंबर 23 है। ये प्रीलिम्स जो 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसका जो हम लोग 1000 एमसीक्यू डिस्कशन कर रहे हैं, आज उसका डे 23 है। ऑलरेडी हमारा यहाँ पे 440 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। आज नेक्स्ट 20 क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। ये सीरीज में हम लोग 20 क्वेश्चन करके डिस्कशन कर रहे हैं पर सेशन, एंड 1000 क्वेश्चन हमारा टारगेट है बिफोर प्रीलिम 2023। आप पिरामिड आईएएस के साथ जुड़ सकते हैं एंड अपने प्रिपरेशन को हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एंड हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्राफाइट। ग्राफाइट के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। ग्राफाइट क्या है? तो इट इज ए मेजर मिनरल इन इंडिया। ये इंडिया का एक मेजर मिनरल है। सही है ये पॉइंट। इट इज एन आइसोटोप ऑफ कार्बन। ये आइसोटोप ऑफ कार्बन नहीं है, ये आलोट्रोप ऑफ कार्बन है। ये कार्बन का आलोट्रोप है, आइसोट्रोप नहीं है, इसलिए पॉइंट 2 गलत हो जाता है। पॉइंट 2 गलत होते ही हमें हमारा आंसर मिल गया ऑलरेडी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि पॉइंट 2 गलत हो चुका है। तो पॉइंट पॉइंट नंबर 3, इट इज यूज इन लेड पेंसिल। ये ऐसे पेंसिल में यूज होता है। अरुणाचल प्रदेश हैज द लार्जेस्ट ग्राफाइट रिजर्व इन इंडिया। ये भी सही है। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफाइट जो कि मेजर मिनरल इंडिया में क्या क्या अवेलेबल है। तो कॉपर, जिंक, आयरन, गोल्ड, ग्राफाइट, आयरन एंड गोल्ड, ये सारे मेजर मिनरल इंडिया का है। एंड ग्राफाइट इज एन आलोट्रोप ऑफ कार्बन। ये आइसोटोप नहीं है। आलोट्रोप मतलब क्या है? इसका एटॉमिक नंबर भी सेम है, सेम न्यूट्रॉन भी है इसमें, बट इसका स्ट्रक्चर अलग है। एंड स्ट्रक्चरली इट इज प्लानर एंड लेयर। ग्राफेन इसका एक लेयर, ये लेयर वाइज रहता है, तो एक लेयर का इसका क्या कहते हैं? ग्राफेन कहते हैं। एंड ये नेचुरली मिल जाता है मेटामॉर्फिक रॉक में, सच एज मार्बल, सीड्स एंड जेनेसिस रॉक में ये मिल जाता है। वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो टर्की में लार्जेस्ट ग्राफाइट का रिजर्व है, फॉलोड बाय चाइना एंड ब्राजील। एंड इंडिया में ऑलमोस्ट 35% जो ग्राफाइट है कहाँ पे मिलता है? अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। ग्राफाइट का मेजर यूज है, जैसे कि स्टील मेकिंग में यूज होता है, ब्रेक लाइनिंग में यूज होता है, लुब्रिकेंट यूज होता है, पेंसिल में यूज होता है, बैटरीज में यूज होता है, बहुत सारे इसके यूजेस हैं। Point number 2, which of the following provisions of the Constitution did not come into force on the day of enactment? Day of enactment मतलब दो डे है। डे ऑफ एनैक्टमेंट 26 ऑफ नवंबर 1949। तो ये दिन कौन सा लागू नहीं हुआ था? तो फंडामेंटल राइट्स इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, इमरजेंसी भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। तो 1 2 3 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि जो सिटीजनशिप रिलेटेड है एंड इलेक्शन रिलेटेड है वो लागू हो चुके थे ऑलरेडी, कब? 1949 को। एंड डे ऑफ एनफोर्समेंट है, एनफोर्समेंट कब है? तो 26 जनवरी 1950। इसे हम रिपब्लिक डे भी कहते हैं। रिपब्लिक डे ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन डे है। कॉन्स्टिट्यूशन डे है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल 5 6 7 8 9 60 322 324 336 ये सारे जो सिटीजनशिप एंड इलेक्शन रिलेटेड जो भी आर्टिकल है वो सारे इन्फोर्स हो गए थे 1949 को ही। बाकी सारे कब हुए? जो रिपब्लिक डे है 1950 जनवरी 26। आप पिरामिड आइस के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल, रिविजन नोट्स, लाइव टेस्ट सीरीज क्लासेस वगैरह आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे फॉल्ट लाइन के बारे में पूछा गया है। टाइप्स ऑफ फॉल्ट एंड फॉल्ट लाइन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो नॉर्मल फॉल्ट ये पहले देख लेते हैं। इधर ये है नॉर्मल फॉल्ट। ये सारे फॉल्ट लाइन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आप नॉर्मल फॉल्ट इज in which the rocks above the fault plane move down relative to the rock of below the fault plane। नॉर्मल फॉल्ट का ये एग्जांपल है, जो ये फॉल्ट के बिलो में ये जा रहा है, ऐसे मूवमेंट हो रहा है, ये नॉर्मल फॉल्ट का एग्जांपल है, नॉर्मल फॉल्ट। फिर रिवर्स फॉल्ट क्या है? इज वन इन व्हिच द हैंगिंग वॉल मूव्स अप रिलेटिव टू द फुटवॉल। मतलब रिवर्स फॉल्ट में ये ऊपर जा रहा है, ये ऐसे मूवमेंट हो रहा है। फिर ऑब्लिक और स्लिप फॉल्ट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फॉल्ट दैट फॉर्म्स व्हेन मूवमेंट इज नॉट एग्जैक्टली पैरेलल विद द फॉल्ट लाइन। ऑब्लिक फॉल्ट क्या है? ऑब्लिक फॉल्ट ये है, ये पैरेलल मूवमेंट नहीं हो रहा है,
ये इन पैरेलल मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली वन पेयर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, युक्ति कल्पतरु एक फेमस टेक्स्ट संस्कृत, संस्कृत में एक लिखा गया है युक्ति कल्पतरु। ये क्या कहता है, तो शिप बिल्डिंग के मेथड है, ये डिस्क्राइब करता है। एंड इट ऑल्सो टचेस अपॉन मेनी अदर टॉपिक्स लाइक jewels, swords, horses, elephant, ornament, flag, बहुत सारे टॉपिक से डील करता है। पर प्राइमरीली किससे ये डील करता है, शिप बिल्डिंग से, शिप कैसे बनाते हैं ये डील करता है। तो ये किसके टाइम पे लिखा गया था, तो ये पूछ रहे हैं कौन से किंग इसे लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पे भोज, जो राजा भोज है परमार डायनेस्टी के, वो इसको लिखे थे। अब देखते हैं ये शिप बिल्डिंग पे लिखा गया है। तो किंग भोज जो परमार डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, जो कि 9 to 14 सेंचुरी तक रूल करते हैं मालवा रीजन पे, जो कि आज के डेट में एमपी में लोकेटेड है। तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ शिप्स दिया गया है, जैसे कि सामान्य शिप कहा गया है किसे, जो रिवर में जो शिप फ्लोट होते हैं। एंड ओशन गोइंग शिप को यहाँ पे विशेष शिप का कैटेगरी दिया गया है। तो इसे आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विथ रेफरेंस टू टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। पॉइंट नंबर 5, तो कौन सा सही नहीं है, तो जैन टेम्पल ऑफ माउंट आबू जो दिलवारा टेम्पल है, were constructed by विमल शाह, yes ये विमल शाह ने बनाया था। द रिक्लाइनिंग लॉर्ड विष्णु स्टैचू सिचुएटेड इन बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क में जो लॉर्ड विष्णु का स्टैचू है वो मतलब सोए हुए जो पोज पे उनका है, तो ये भी सही है, दोनों सही है। द टेम्पल प्लान ऑफ लक्ष्मण टेम्पल एट खजुराहो, ये पंचरत्न स्टाइल ये भी पंचरत्न स्टाइल का है। तो द सन टेम्पल ऑफ एट मोधेरा वाज बिल्ट बाय चंदेला, नहीं ये चंदेला बिल्ड नहीं करते हैं। जो ये लक्ष्मण टेम्पल है ये चंदेला रूलर बिल्ड करते हैं, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग पूछा है। तो जैन टेम्पल ऑफ दिलवारा विमल शाह ने कंस्ट्रक्ट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है दिलवारा का जो जैन टेम्पल विमल शाह ने बनाए हैं। एंड ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, जहाँ पे ये आप देख सकते हैं लॉर्ड विष्णु जैसे अनंत शयन में सोए हैं, तो ये पोज यहाँ पे दिया गया है। एंड लक्ष्मण टेम्पल जो कि खजुराहो में है, खजुराहो में है, इन्हें चंदेला रूलर्स ने बनाया था, चंदेला रूलर्स ने इन्हें बनाया था। एंड मोधेरा सन टेम्पल यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, इसे सोलंकी रूलर ने बनाया था, सोलंकी रूलर्स ने इसे बनाया था। तो ये आप देख सकते हैं सारे एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो पहला पॉइंट नंबर 1, यूसीबी आर प्राइमरली रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, ये स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंडर रजिस्टर होते हैं। यूसीबी कम्स अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा ये इसका राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 में आया था, तो उसमें भी यूसीबी के बारे में रेगुलेट है। एंड सितंबर 2020 में क्या हुआ, पार्लियामेंट एक अपना रिजोल्यूशन लेकर आया, उसमें क्या किया गया, तो डायरेक्ट कंट्रोल एसबीआई के सुपरविजन में उनको ले आया गया। बट ये यूसीबी प्राइमरली अपने स्टेट लॉ के अंडर रजिस्टर होते हैं। बट जो मल्टी स्टेट यूसीबी है, मान लीजिए कि उसका एक ब्रांच मतलब उड़ीसा में है, एक ब्रांच वेस्ट बंगाल में है, एक ब्रांच झारखंड में, तो वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंडर वो आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विथ रेफरेंस टू कुका मूवमेंट इन पंजाब, कुका रिबेल जो हुआ था उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं पॉइंट नंबर 1, इट वाज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज ऑफ नामधारी सेक्ट, यस ये नामधारी सेक्ट के लोग ही किए थे ये कुका रिबेल। एंड इट्स बेसिक टेनेंट्स वर द abolition of caste and similar discrimination among Sikhs and discouraging the consumption of meat and alcohol, yes ये भी सही है, ये डिस्करेज करते थे। After the British rule took Punjab in 1849, the movement got transformed from religious to purification of campaign to a political campaign, yes ये religious campaign to political campaign में कन्वर्ट हो गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं नामधारी से जिसके पीपल को कुका भी कहा जाता है। कुका क्यों कहा जाता है, प्राइमरली ये
जो गुरुबानी, जो गुरु ग्रंथ साहिब में जो लिखा है गुरुबानी, उसको बहुत लाउडली ये क्या करते थे, पढ़ते थे। तो उसी को पंजाबी में कुक कहते थे। तो कुक से इनका नाम कुका पड़ गया। एंड कुका जो प्राइमरीली पहले क्या था, एक रिलीजियस मूवमेंट था, बट वो धीरे धीरे पॉलिटिकल मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। एंड सतगुरु राम सिंह का नाम यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, ये इनके लीडर थे कुका मूवमेंट का। आप पिरामिड आईएस के एनसीईआरटी कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे दिए गए नंबर 9777040608 को कॉन्टैक्ट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रबर प्लांटेशन। रबर प्लांट के बारे में न्यूज में है, क्योंकि जीएम रबर को अभी अप्रूव मिलने वाला है, या उसका मैकेनिज्म अभी प्रोसेस में है, तो इसीलिए ये न्यूज में है। पॉइंट नंबर 1, इट इज नेचुरली सिचुएटेड फॉर कोल्ड, सुइटेड फॉर कोल्डर कंडीशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। यस, ये नेचुरली सिचुएटेड नहीं है, मतलब ये नेचुरली कोल्डर नहीं, वार्मर रीजन में पाया जाता है रबर। बट जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम रबर है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अभी डेवलप हो रहा है। तो पॉइंट 1 गलत हो जाता है। Point number 2, the plant requires well drained and well weather laterite soil. 8 नंबर, यस, ये laterite soil जो well drained, रेनफॉल क्योंकि इसमें हाई चाहिए, बट वाटर ऑब्जर्प्शन मतलब वाटर कैरिंग ज़्यादा देर तक रहेगा तो इसका रूट खराब हो जाएगा, तो इसको वेल ड्रेन चाहिए, बट हाई रेनफॉल चाहिए। इट रिक्वायर रेनफॉल ऑफ मोर देन 20 सेंटीमीटर। यस, ये भी सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2 and 3 ओनली इज द राइट आंसर, क्योंकि इसको हाई रेनफॉल चाहिए एंड वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए रबर प्लांटेशन को। एंड आप ये देख सकते हैं 700 मीटर के एबव क्या होता है, रबर प्लांटेशन नहीं होता। रबर इज नेटिव टू वार्म ह्यूमिड अमेज़न फॉरेस्ट का ये नेटिव है, बट ये आज के डेट में जो कोल्ड रीजन में भी प्रोड्यूस हो रहे हैं ये जीएम रबर प्लांटेशन। क्योंकि गुवाहाटी में क्या किया गया है, इसको फास्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम रबर प्लांटेशन मतलब ग्रो किया गया है, आप इसे याद रख सकते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड वाइड कहाँ कहाँ पे रबर प्राइमरीली मिलता है आप देख सकते हैं, जैसे कि ये ब्राज़ील का रीजन है, फिर साउथ मतलब अफ्रीका में, एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया में प्राइमरीली रबर पाया जाता है, क्योंकि ये वार्म रीजन में ही बनता है, ना कि कोल्डर रीजन में बनता है। ठीक है। एंड रबर के बारे में जितने सारे डिटेल्स है, जैसे कि 20 to 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, 200 रेनफॉल चाहिए, ये सारे यहाँ पे मेंशन है। एंड इंडिया में कहाँ कहाँ पे रबर पाए जाते हैं ये भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थ हीट बजट। हीट बजट के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट अर्थ रेडिएट्स बैक इनटू द स्पेस इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज इट ऑब्जर्व। ये गलत पहले ही स्टेटमेंट हो गया, जितना ऑब्जर्व करेगा उससे ज़्यादा रेडिएट कैसे कर पाएगा कोई। ठीक है, तो ये गलत जाता है। ऑप्शन ए गलत होते ही यहाँ पे आपको आंसर मिल गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, क्योंकि जितना ऑब्जर्व करेगा उससे ज़्यादा रेडिएट कोई कर ही नहीं सकता। फिर पॉइंट नंबर 2, द सन एमिट्स द हीट इन शॉर्ट वेव रेडिएशन एंड अर्थ एमिट लॉन्ग वेव। ये सही है, शॉर्ट वेव रेडिएशन सन एमिट करता है एंड अर्थ क्या करता है, रेडिएट क्या करता है लॉन्ग वेव में। पॉइंट नंबर 3, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिफ्लेक्टेड नोन एज अर्थ्स अल्बिडो। यस, ये भी सही है, जो एनर्जी जो रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है उसे अल्बिडो कहते हैं, ये अबाउट 30% है। पॉइंट नंबर 3, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं हीट बजट का यहाँ पे पूरा मेंशन है, जैसे कि 100% आ रहा है, एंड ये इधर अगर आप कैलकुलेट करेंगे टोटल तो 100% इधर जा भी रहा है, इसे आप देख सकते हैं। एंड आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस आर ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 39 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 39 के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, तो इनमें से कौन कौन सा आर्टिकल 39 में आते हैं। फ्री लीगल एड टू पोर, ये आर्टिकल 39 में नहीं आते। राइट टू अनएडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड टू ऑल सिटीजन, यस, एडिक्वेट मीन्स लिवलीहुड, ये आते हैं आर्टिकल 39 में। फिर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल, ये भी नहीं आते, ये प्राइमरली 45 में आते हैं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, ये भी आते हैं आर्टिकल 39 में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल 39 में क्या क्या आते हैं। राइट टू अन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड economic system to prevent the concentration of wealth, equal pay for equal work, opportunity for healthy development of children, यहाँ पे आते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आर्टिकल 39 में क्या क्या आते हैं और एक बार यहाँ पे मेंशन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
कंसीडर फॉलोइंग पेयर्स, इसमें कहाँ पे सॉल्ट सत्याग्रह जो हुआ था, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, उसके बारे में पूछा गया है। तो महात्मा गांधी तो दांडी से, साबरमती से दांडी मार्च कर लिए, बट और कौन से लीडर कहाँ पे किए हैं ये पूछा गया है यहाँ पे। तो पॉइंट नंबर 1, सी राजगोपालाचारी तंजावुर कोस्ट, यस ये सही है। के कलपन मालाबार कोस्ट, ये केरला में, सॉरी ये तमिलनाडु में, ये मालाबार कोस्ट केरला में के कलपन करते हैं। एंड गोपबंधु चौधरी बालेश्वर उड़ीसा में, ये प्राइमरली सल्ट सत्याग्रह का लीड करते हैं। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं सी राजगोपालाचारी तंजावुर कोस्ट में के सॉल्ट लॉ ब्रेक किए थे, के कलप्पन ने भी मालाबार रीजन में, एंड गोपबंधु चौधरी बालेश्वर उड़ीसा में किए थे। क्वेश्चन नंबर 12, ही इज 5th सेंचुरी बुद्धिस्ट स्कॉलर, 5th सेंचुरी बुद्धिस्ट स्कॉलर वो एक है। ही ट्रैवल्ड टू श्रीलंका एंड ट्रांसलेटेड सेवरल बुद्धिस्ट commentaries into Pali and wrote विशुद्ध विशुद्ध मग्गा, विशुद्ध मार्ग, ये पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन, ये विशुद्ध मग्गा जो है ये पाली लैंग्वेज में है, इसे विशुद्ध मार्ग कहेंगे, विशुद्ध मार्ग ये लिखे है कमेंट्री। तो यहीं से हमें आंसर मिल गया ऑलरेडी, ऑप्शन सी बुद्ध घोष ने ये किया था, ये लिखा था। तो जो पाथ टू प्यूरिफिकेशन है ये एक बुक लिखे थे बुद्ध घोष ने ही लिखे थे, वो 5th सेंचुरी के भी थे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंड ये प्राइमरली जो थेरवाद सेक्ट है वो लोग इसको विशुद्ध मार्ग को मतलब फॉलो करते हैं, ये बुक को अपना रिलीजियस बुक मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, these are derived from the ocean, ये ओशन से मिलते हैं। they are made up of cells, skeleton remains and marine microorganisms, ये marine microorganism के मतलब रिमेन से मिलते हैं। तो ये ओजोल्स के बारे में, ओजोस के बारे में यहाँ पे कहा गया है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओजोसी मरीन का जो क्या है, ओजोस यहाँ पे आप देख सकते हैं, दीज आर मेड ऑफ सेल स्केलेटन रिमेन्स ऑफ मरीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं मरीन में, तो उनका जो सेल रहता है या स्केलेटन रहता है तो उसी अक्यूमुलेशन को ओजोल कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। मर्ज क्या है, जो कि लैंड से रहते हैं, सी में मिल जाते हैं। क्ले क्या है एंड सेल क्या है ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिमाटाइजेशन, डिमाटाइजेशन डीमैट ये सेबी से रिलेटेड है। डीमैट जो अकाउंट है, डीमैट अकाउंट, उसी के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। इट इज ए प्रोसेस फॉर कन्वर्टिंग फिजिकल शेयर्स एंड सिक्योरिटीज इनटू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये सही है। एंड in India, all the new insurance policies from 2022 will have to be compulsorily issued in a dematerialized form, yes ये भी सही है। 2022 दिसंबर के बाद से जितने इंश्योरेंस पॉलिसी होंगे वो ऑनलाइन ही रहा करेंगे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो dematerialization is a process through which physical securities such as share certificate and others document are converted into electronic form, इसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया जाता है एंड ई डॉक्यूमेंट के हिसाब से इसको सेव किया जाता है। एंड IRDAI जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये क्या डिक्लेयर किए हैं, जो 2022 दिसंबर के बाद से जितने भी इंश्योरेंस पॉलिसी होंगे वो ई फॉर्म में ही रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका फीचर्स क्या क्या है, जैसे कि स्पीडी फैसिलिटी ये मिलेगा, इजी शेयर एंड ट्रांसफर रहेगा, लोन कोलेटरल में ये आपको हेल्प करेगा, इतने सारे फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, विथ रेफरेंस टू बीर सेविजिम, बीर सेविजिम के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। दे अटैच्ड ग्रेट इंपोर्टेंस टू वैदिक ट्रेडिशन एंड रिचुअल्स। 15 नंबर, तो यहीं पे गलत हो जाता है। बीर सेविजिम जिन्हें हम लिंगायत भी कहते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये वैदिक कल्चर को नहीं मानते, तो ग्रेट इंपोर्टेंस नहीं देते। ऑप्शन 1 यहाँ पे गलत हो जाता है, आंसर अभी नहीं मिला है हमें। दे आर्ग्यू स्ट्रांगली अगेंस्ट कास्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, यस ये कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट है। अक्का महादेवी वाज ए वुमेन सेंट बिलोंगिंग टू दिस ट्रेडिशन, यस ये भी सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अक्का महादेवी। देखिए बीर सेविजिम के फाउंडर किसे किन्हें माना जाता है, बीर सेविजिम यहाँ पे आप देख सकते हैं बासवेश्वर, जिसे बासवन्ना भी कहते हैं या बासवा भी कहते हैं, उन्होंने बीर सेविजिम का कॉन्सेप्ट मतलब इनिशिएट किया था। इसमें क्या किया गया है, ये एक स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन है जो कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे काम करता है। एंड अनुभव मंडप यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, ये क्या है, प्राइमरीली जो पार्लियामेंट का प्रोटोटाइप है
पार्लियामेंट इक्विवेलेंट इसे माना जाता है। जो अनुभव मंडप है ये प्रैक्टिस बीज जो बासवेश्वर है वो फॉलो कर रहे थे। तो इसमें गॉड को नहीं मानते ये लोग। एंड कंप्लीट सरेंडर टू गॉड इन डिवोशन, मतलब भक्ति में बिलीव करते हैं बट देयर इज वन गॉड, ये मानते हैं कि बहुत सारे गॉड नहीं है, एक ही भगवान है। तो ये जो नॉन डुअलिटी है इसे फॉलो करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर आगे बासवा एंड अक्का महादेवी ये ट्रेडिशन से ही बिलोंग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एफसीआई के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर एफसीआई फॉर्मेशन किया गया है। तो नहीं, ये गलत है। फिर इट एंश्योर्स इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन फॉर सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। ये सिर्फ फार्मर के इंटरेस्ट पे काम करते हैं क्योंकि फार्मर को फेयर प्राइस मिल सके, इस पे ये काम करते हैं। इट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। नहीं, ये इनके अंडर नहीं आते। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किसके अंडर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर आते हैं। एंड एफसीआई एक्ट 1964 के अंडर ही इसे बनाया गया है। एंड ये इनके ऑब्जेक्टिव है, ये आप नोट कर सकते हैं। एंड क्या क्या काम करते हैं एफसीआई, तो ये प्रोक्योर करते हैं फूड ग्रेन्स को, मेंटेन करते हैं जो स्टॉक है या बफर स्टॉक है उसे मेंटेन करते हैं, एलोकेशन करते हैं स्टेट को कितना जाएगा, फिर सेंट्रल इशू प्राइस पे इसे सेल करते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड जो ट्रांसपोर्टेशन है ये भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म नेटवर्क स्लाइसिंग। नेटवर्क स्लाइसिंग के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेटवर्क स्लाइसिंग क्या है। ये है नेटवर्क स्लाइसिंग। इसमें क्या किया जाएगा, जो सेम नेटवर्क होगा इसको डिफरेंट डिफरेंट यूज के लिए यूज किया जाएगा। मान लीजिए मोबाइल फोन के लिए उसी नेटवर्क को यूज किया जाएगा, फिर ऑटोमेटिक ड्राइविंग के लिए किया जाएगा, अदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए सेम नेटवर्क को यूज किया जाएगा। तो इसे नेटवर्क ऑफ स्लाइसिंग कहते हैं। तो जिस बैंड में जितना स्पीड चाहिए तो उसी बैंड में उतना स्पीड उनको मिलता रहेगा। तो ये है नेटवर्क स्लाइसिंग। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इट इज ए नेटवर्क आर्किटेक्चर दैट एनाबल्स द मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ वर्चुअलाइज्ड एंड इंडिपेंडेंट लॉजिकल नेटवर्क्स। तो यही है नेटवर्क स्लाइसिंग। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं नेटवर्क स्लाइसिंग का एग्जांपल क्या है। जैसे कि यहाँ पे मोबाइल फोन को मतलब ज़्यादा स्पीड नहीं चाहिए तो वो क्या करेंगे, थोड़ा लो स्पीड पे चलेगा। बट ऑटोमेटिक कार को क्या चाहिए, ज़्यादा स्पीड चाहिए, तो वहाँ पे उनको ज़्यादा स्पीड इंश्योर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग गुड गवर्नेंस इन इंडिया। गुड गवर्नेंस इन इंडिया के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो गुजरात हैज टॉप द रिसेंट गुड गवर्नेंस इंडेक्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यस, गुजरात ने टॉप किया है। इंडिया इंडिया फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स हेल्ड इन जम्मू कश्मीर। यस, ये जम्मू कश्मीर में ही फर्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गुड गवर्नेंस इंडेक्स प्रोड्यूस किया गया था, तो ये यूटी जम्मू कश्मीर यूटी में ही किया गया था। गुड गवर्नेंस डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन द 25 दिसंबर। यस, ये 25 दिसंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी का मतलब पुण्यतिथि है उस दिन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1 2 3 आर करेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस है, उन्होंने गुड गवर्नेंस इंडेक्स को मतलब प्रिपेयर करते हैं। एंड गुजरात यहाँ इसमें टॉप किया है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड गोवा। यहाँ पे गुड गवर्नेंस क्यों चाहिए हमें, सारे उसके रीजन मेंशन है, या क्यों गुड गवर्नेंस इंश्योर करना गवर्नमेंट का काम है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल अंडर इफेक्ट्स ऑफ एल निनो इम्पैक्ट्स द इंडियन मॉनसून। तो यहाँ पे यस, ये सही है। पॉजिटिव जब इंडियन ओशन डाइपोल रहता है और उधर एल निनो रहता है तो इंडिया में मॉनसून नॉर्मल से थोड़ा खराब ही रहता है, तो इम्पैक्ट करता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। यहाँ पे फिर मैडन जूलियन ऑसिलेशन जो है ट्रांसवर्स ओवर इंडियन ओशन नेगेटिवली अफेक्ट्स द इंडियन मॉनसून। नहीं, ये नेगेटिवली नहीं पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। जब वो इंडियन ओशन के ऊपर रहता है तो इंडिया में अच्छा मानसून होता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईओडी क्या है, पॉजिटिव आईओडी क्या है, ये डायग्राम में आप इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पे आप जब ये क्या है, तो ये पहले इंडियन ओशन में जो अफ्रीकन कोस्ट है वहाँ का वार्मर टेम्परेचर रहेगा एंड कूलर टेम्परेचर कहाँ रहेगा,
इंडोनेशिया के साइड में, मतलब ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट में कूलर रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट में कूलर है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट में कूल है, यहाँ पे कूल है मतलब इधर वार्म है, कहाँ पे पेरू में वार्म वाटर है। तो ये क्या करेगा एलिनो के टाइम में, तो इंडिया का मानसून को वो हैम्पर करेगा। बट एलिनो क्या इंश्योर करता है, ब्याड मानसून, ब्याड मानसून इन इंडिया। एंड पॉजिटिव आईओडी क्या कहता है, गुड मानसून इन इंडिया। तो मतलब एलिनो क्या है, लार्जर पैसिफिक ओशन का फिनोमिनन है। तो ये क्या करता है इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं होता, बट जितना खराब होना चाहिए ये जो पॉजिटिव आईओडी है उसको काउंटर कर लेता है, इसीलिए इंडिया का मानसून नॉर्मल रहता है, ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 20 आज का आखिरी क्वेश्चन, वी व्हाट आर अजोल्स, अजोल्स के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 ये क्या है, तो ये एंटी फंगल मेडिसिन है। अजोल्स एंटी फंगल मेडिसिन है। ये WHO ने क्या किया है, जो रिसेंटली अपना फंगल प्रायोरिटी पैथोजन लॉन्च किया है, जो 19 फंगी को ये लिस्ट किए हैं जो कि एंटी फंगल रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। तो ये अजोल्स एक एंटी फंगल मेडिसिन है जो ग्लोबल अलायंस WHO का जो चल रहा है, एंटी ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्विलेंस अलायंस, जिसे ग्लास भी कहते हैं। तो वो क्या कर रहा है, तो जो फंगस है उनको डिटरमिन कर रहा है कि कौन से फंगस रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। तो ये एक एंटी फंगल मेडिसिन है, इसे आप याद रख सकते हैं। इसी के साथ आज का डिस्कशन हमारा यहीं पे एंड होता है। आप पिरामिड आइज के साथ जुड़ सकते हैं, यहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल, रिविजन नोट्स, लाइव क्लासेस वगैरह मिल जाएंगे। एंड आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे एनसीईआरटी कोर्स को ज्वाइन करके सारे फैसिलिटीज़ को भी अवेल कर सकते हैं। एंड हमारे साथ जुड़ने के लिए ये चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।